नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी चुनावी राजनीति को समझने जा रहे हैं, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। लोकतंत्र का अर्थ होता है ऐसी शासन प्रणाली जिसमें अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है, लेकिन आज के बड़े देशों में सभी नागरिकों का एक स्थान पर इकट्ठा होकर निर्णय लेना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसलिए आधुनिक लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम पर आधारित होता है, जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उनके बहाव पर शासन चलाते हैं। यही प्रतिनिधि संसद और विधानसभाओं में बैठकर कानून बनाते हैं और देश की नीतियां तय करते हैं। इस प्रतिनिधि चयन की पूरी प्रक्रिया को ही चुनाव कहा जाता है। चुनाव केवल वोट डालने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसमें राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा, मतदाताओं के अधिकार, प्रचार के नियम और परिणाम घोषित करने की प्रणाली शामिल होती है। चुनाव लोकतंत्र को जीवित रखते हैं क्योंकि यही जनता को सरकार बनाने और बदलने की शक्ति देते हैं। यदि चुनाव न हो तो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेगी और शासन तानाशाही में बदल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। चुनावों के माध्यम से नागरिक अपनी राय व्यक्त करते हैं, अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं और शासन में भागीदारी करते हैं। यही कारण है कि चुनाव केवल राजनीतिक घटना नहीं बल्कि नागरिक शक्ति का प्रतीक होते हैं। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि चुनाव कितने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होते हैं। इसलिए चुनावों को समझना लोकतंत्र को समझने की पहली सीढ़ी है। बच्चों, अब हम विस्तार से समझते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों अनिवार्य माने जाते हैं और उनके बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था अधूरी क्यों समझी जाती है। सबसे पहला कारण है प्रतिनिधियों का चयन, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में करोड़ों नागरिक रहते हैं जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसलिए जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनती है जो उनके बहाव पर शासन करते हैं। ये प्रतिनिधि संसद और विधानसभाओं में जाकर कानून बनाते हैं और नीतियां तय करते हैं। चुनाव इस चयन प्रक्रिया को व्यवस्थित, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाते हैं ताकि हर नागरिक को समान अवसर मिल सके। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है सरकार की अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, क्योंकि चुनाव सरकार के लिए एक परीक्षा की तरह होते हैं जिसमें जनता उसके कार्यों का मूल्यांकन करती है। यदि सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुसार काम करती है तो उसे दोबारा चुना जा सकता है, लेकिन यदि वो असफल रहती है तो मतदाता उसे सत्ता से हटा सकते हैं। इस प्रकार चुनाव सरकार को जिम्मेदार और जनता के प्रति संवेदनशील बनाए रखते हैं। तीसरा कारण है सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन, क्योंकि इतिहास में कई देशों में सत्ता परिवर्तन के लिए हिंसा, युद्ध और क्रांति का सहारा लिया गया, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव इस प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बना देते हैं। यहाँ सत्ता परिवर्तन बैलेट्स के माध्यम से होता है, बुलेट्स के माध्यम से नहीं, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। चौथा कारण है जनमत की अभिव्यक्ति, क्योंकि चुनाव नागरिकों को यह अवसर देते हैं कि वे अपनी राजनीतिक पसंद और विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकें। चुनाव जनता की कलेक्टिव वॉइस को सामने लाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। इसके अतिरिक्त चुनाव नागरिकों को राजनीतिक रूप से जागरूक भी बनाते हैं, क्योंकि चुनाव के समय वे विभिन्न दलों के घोषणा पत्र, योजनाएं और विचार सुनते, समझते और उनका विश्लेषण करते हैं। इससे उनमें जागरूकता और समझदारी बढ़ती है। चुनाव नागरिकों में जिम्मेदारी और भागीदारी की भावना भी विकसित करते हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि उनका एक वोट देश की दिशा और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। चुनाव लोकतंत्र को स्थिरता प्रदान करते हैं क्योंकि वे सरकार बदलने का वैध और शांतिपूर्ण तरीका देते हैं। यदि चुनाव न हो तो जनता के पास सरकार को हटाने का कोई वैधानिक साधन नहीं होगा और शासन धीरे धीरे तानाशाही में बदल सकता है। चुनाव जनता और सरकार के बीच विश्वास का पुल बनाते हैं और शासन को जनता की इच्छाओं के अनुरूप बनाए रखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि चुनाव केवल सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है, जो नागरिकों को शक्ति, अधिकार और आवाज प्रदान करते हैं। और यही कारण है कि चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के अस्तित्व और सफलता के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। बच्चों, अब हम समझते हैं कि किसी चुनाव को वास्तव में डेमोक्रेटिक क्या बनाता है। हर चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होता। कई नॉन डेमोक्रेटिक देशों में भी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वहां चुनाव केवल दिखावा होते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव के लिए कुछ मिनिमम कंडीशंस आवश्यक होती है। पहली शर्त है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। इसका अर्थ है हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार। भारत में 18 वर्ष से ऊपर हर नागरिक मतदाता है।
इसमें कास्ट, रिलीजन, जेंडर, वेल्थ या एजुकेशन का कोई भेद नहीं होता। ये समानता लोकतंत्र की नींव है। दूसरी शर्त है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब हर वोट की कीमत समान होती है। किसी अमीर या शक्तिशाली व्यक्ति का वोट अधिक प्रभावशाली नहीं होना चाहिए और किसी गरीब का वोट कम महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। जब वोट्स बराबर माने जाते हैं तभी न्याय होता है। तीसरी शर्त है फ्री पॉलिटिकल कंपटीशन। इसका अर्थ है पॉलिटिकल पार्टीज को खुलकर चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। उम्मीदवारों को अपनी पॉलिसीज जनता के सामने रखने का अधिकार होना चाहिए। यदि ऑपोजिशन को रोका जाए तो चुनाव निष्पक्ष नहीं रहेगा। असली चुनाव वही है जिसमें वोटर्स के पास रियल ऑल्टरनेटिव्स हों। चौथी शर्त है रेगुलर इलेक्शंस। लोकतंत्र में चुनाव निश्चित समय पर होने चाहिए। भारत में लोकसभा और स्टेट असेंबली के चुनाव हर 5 वर्ष में होते हैं। इससे सरकार स्थायी रूलर नहीं बन पाती। जनता को समय समय पर निर्णय का अवसर मिलता है। पांचवी शर्त है फ्री एंड फेयर प्रोसेस। चुनाव में डर, दबाव या ब्राइबरी नहीं होनी चाहिए। सरकारी मशीनरी का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। यदि प्रशासन पक्षपात करे तो परिणाम गलत हो सकते हैं। निष्पक्ष चुनाव जनता के विश्वास को मजबूत करते हैं। चुनाव प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि हर नागरिक परिणाम स्वीकार कर सके। जब ये सभी शर्तें पूरी होती हैं, तभी चुनाव सच में डेमोक्रेटिक कहलाता है। इसलिए लोकतंत्र की गुणवत्ता चुनाव की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। बच्चों, अब हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन वास्तव में अच्छा होता है। चुनाव का मूल आधार ही कंपटीशन है। इसमें विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज जनता का समर्थन पाने की कोशिश करती हैं। पहली नजर में ये संघर्ष जैसा लगता है। कई लोगों को लगता है कि इससे समाज में तनाव बढ़ता है। ये धारणा पूरी तरह गलत भी नहीं है। कंपटीशन का एक नुकसान ये है कि यह डिवीजन पैदा कर सकता है। चुनाव के समय लोग दलों के आधार पर बंट जाते हैं। कभी कभी बहस झगड़े में बदल जाती है। दूसरा नुकसान ये है कि कुछ नेता अनफेयर मेथड्स अपना लेते हैं। वे गलत वादे या भावनात्मक भाषण देकर वोटर्स को प्रभावित करते हैं। कभी कभी मनी, पावर या मसल पावर का उपयोग भी होता है। तीसरा नुकसान ये है कि अच्छे और ईमानदार लोग पॉलिटिक्स से दूर रहना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि वातावरण बहुत नेगेटिव है। इससे नेतृत्व की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। लेकिन अब हमें इसके एडवांटेजेस भी समझने चाहिए। कंपटीशन नेताओं को मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यदि प्रतिस्पर्धा न हो तो नेता लापरवाह हो सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए उन्हें जनता की समस्याएं सुननी पड़ती है। उन्हें विकास कार्य दिखाने पड़ते हैं। कंपटीशन सत्ता के मिसयूज को रोकता है, क्योंकि रूलिंग पार्टी जानती है कि लोग उसे हटा सकते हैं। ये डर ही लोकतंत्र की सुरक्षा है। कंपटीशन वोटर्स को रियल चॉइस देता है। वे अलग अलग पॉलिसीज और लीडर्स की तुलना कर सकते हैं। इससे निर्णय अधिक समझदारी से लिया जाता है। कंपटीशन अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करता है। नेता जानते हैं कि उन्हें अपने वादों का हिसाब देना होगा। यदि वे असफल हुए तो अगली बार हार सकते हैं। इस प्रकार जनता अंतिम जज बन जाती है। कंपटीशन पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बढ़ाता है। लोग समाचार, डिबेट्स और मैनिफेस्टोज पर ध्यान देने लगते हैं। इससे नागरिक अधिक जागरूक बनते हैं। जागरूक नागरिक मजबूत लोकतंत्र की पहचान होते हैं। सही दिशा में कंपटीशन प्रगति लाता है। गलत दिशा में वही कंपटीशन संघर्ष ला सकता है। इसलिए जरूरी है कि प्रतिस्पर्धा नियमों के भीतर रहे। जब कंपटीशन फेयर हो तो सभी को लाभ मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ कमियों के बावजूद कंपटीशन लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इसलिए कहा जा सकता है कि हेल्दी कंपटीशन ही रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की कुंजी है। बच्चों, अब हम विस्तार से भारत की इलेक्शन सिस्टम को समझते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्था मानी जाती है। भारत में चुनाव एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पर आधारित है। इसका अर्थ है कि पूरे देश को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों को कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। इस प्रकार हर क्षेत्र की आवाज संसद या विधानसभा तक पहुंचती है। लोकसभा के लिए पूरे देश में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। प्रत्येक क्षेत्र से एक एमपी चुना जाता है। इसी प्रकार राज्यों में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। उनसे एमएलए चुने जाते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनसंख्या लगभग समान रखने की कोशिश की जाती है। इसका उद्देश्य यह है कि हर नागरिक के वोट का मूल्य बराबर रहे। यदि कहीं जनसंख्या बहुत अधिक और कहीं बहुत कम हो तो समानता समाप्त हो जाएगी। इसलिए डिलिमिटेशन प्रोसेस समय समय पर किया जाता है। अब हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज को समझते हैं।
लोकतंत्र का लक्ष्य केवल चुनाव कराना नहीं बल्कि न्याय देना भी है। इसलिए समाज के कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है। इसी कारण कुछ सीटें एससी और एसटी वर्गों के लिए आरक्षित होती हैं। यह आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में तय किया जाता है। इससे वे भी शासन में भाग ले पाते हैं। स्थानीय स्तर पर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में महिलाओं और ओबीसी के लिए भी आरक्षण होता है। इससे लोकतंत्र अधिक इंक्लूसिव बनता है। यह व्यवस्था सोशल जस्टिस को मजबूत करती है। अब बात करते हैं वोटर्स लिस्ट की। चुनाव से पहले एक आधिकारिक मतदाता सूची तैयार की जाती है। इसे इलेक्टोरल रोल कहा जाता है। इसमें सभी पात्र नागरिकों के नाम दर्ज होते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु वाला हर नागरिक इसमें शामिल हो सकता है। समय समय पर इसमें नाम जोड़े और हटाए जाते हैं। इससे सूची अद्यतन रहती है। एपक कार्ड यानी पहचान पत्र धोखाधड़ी रोकने में मदद करता है। इससे सुनिश्चित होता है कि सही व्यक्ति ही वोट डाले। अब समझते हैं नॉमिनेशन प्रोसेस को। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। उसे आधिकारिक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। साथ ही उसे अपनी जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। इसमें उसके क्रिमिनल केसेस की जानकारी शामिल होती है। उसे अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी बतानी होती है। साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी घोषित करनी पड़ती है। इससे मतदाता सही निर्णय ले पाते हैं। ये प्रक्रिया चुनाव में ट्रांसपेरेंसी लाती है। अब आते हैं इलेक्शन कैंपेन पर। चुनाव प्रचार लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें दल अपनी नीतियां जनता को बताते हैं। उम्मीदवार लोगों से मिलते हैं। वे अपने वादे और योजनाएं समझाते हैं। लेकिन प्रचार पर कुछ नियम लागू होते हैं। कोई भी उम्मीदवार रिश्वत नहीं दे सकता। किसी मतदाता को धमकाया नहीं जा सकता। जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना प्रतिबंधित है। सरकारी संसाधनों का निजी उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक उम्मीदवार के खर्च की सीमा तय होती है। इन नियमों का पालन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट सुनिश्चित करता है। ये चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखता है। अब समझते हैं मतदान और मतगणना की प्रक्रिया। भारत में मतदान ईवीएम मशीन से होता है। मतदाता मशीन पर बटन दबाकर वोट देता है। ये प्रक्रिया तेज और सुरक्षित होती है। मतदान के बाद मशीनों को सुरक्षित रखा जाता है। फिर निर्धारित दिन मतगणना होती है। मतगणना उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होती है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है। अंत में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो विजेता घोषित होता है। इस प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। इसमें बहुमत नहीं बल्कि सर्वाधिक मत महत्वपूर्ण होते हैं। ये प्रणाली सरल और तेज मानी जाती है। इस प्रकार भारत की चुनाव व्यवस्था अनेक चरणों से मिलकर बनी है। हर चरण लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। ये प्रणाली सुनिश्चित करती है कि जनता की इच्छा सही रूप में सरकार तक पहुंचे। इसलिए कहा जाता है कि भारत की चुनाव व्यवस्था केवल प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतांत्रिक विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल है। अब हम भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका को गहराई से समझते हैं, जो भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि यही संस्था पूरे देश में चुनावों को निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराती है। यह एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका अर्थ है कि ये सरकार के अधीन काम नहीं करती बल्कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के आधार पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, ताकि चुनाव प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव न पड़े और जनता का विश्वास बना रहे। चुनाव आयोग का सबसे पहला कार्य चुनाव की तारीखों की घोषणा करना होता है, जिसे इलेक्शन शेड्यूल कहा जाता है, और जैसे ही यह कार्यक्रम घोषित होता है वैसे ही पूरे देश में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो जाता है, जो सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, ताकि कोई भी नेता अपने पद या शक्ति का दुरुपयोग करके मतदाताओं को प्रभावित न कर सके। इस आचार संहिता के अंतर्गत सरकार नई योजनाएं घोषित नहीं कर सकती, सार्वजनिक धन का उपयोग प्रचार में नहीं कर सकती और न ही किसी जाति या धर्म के आधार पर वोट मांग सकती है, क्योंकि ऐसा करना चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करता है। चुनाव आयोग को यह अधिकार भी होता है कि यदि उसे कहीं चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी या इरेग्युलरिटीज दिखाई दे तो वो वहां दोबारा मतदान यानी रीपोल कराने का आदेश दे सकता है, जिससे चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता बनी रहती है। यदि किसी क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी पक्षपात करते पाए जाएं तो आयोग उन्हें तुरंत ट्रांसफर भी कर सकता है, ताकि निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त आयोग ये भी देखता है कि मतदान और मतगणना की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो और हर उम्मीदवार के प्रतिनिधि उसकी निगरानी कर सकें, जिससे किसी प्रकार की धांधली की संभावना समाप्त हो जाए। इस प्रकार चुनाव आयोग केवल चुनाव कराने वाली संस्था नहीं बल्कि लोकतंत्र की सुरक्षा करने वाला प्रहरी है, जो ये सुनिश्चित करता है कि जनता की वास्तविक इच्छा ही सरकार बनाने का आधार बने
और यही कारण है कि इसकी स्वतंत्रता और अधिकार भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या भारत में होने वाले चुनाव वास्तव में लोकतांत्रिक माने जा सकते हैं, और इसका उत्तर समझने के लिए हमें कुछ प्रमुख संकेतकों को ध्यान से देखना होगा, जो ये साबित करते हैं कि भारत की चुनाव प्रणाली काफी हद तक लोकतांत्रिक और विश्वसनीय है। पहला संकेतक है उच्च वोटर टर्नआउट, क्योंकि भारत में चुनावों में भागीदारी लगातार मजबूत बनी रहती है और विशेष बात यह है कि गरीब, ग्रामीण और वंचित वर्गों के लोग भी बड़ी संख्या में मतदान करते हैं, जो ये दर्शाता है कि उन्हें अपने वोट की शक्ति पर विश्वास है और वे लोकतंत्र को केवल सिद्धांत नहीं बल्कि व्यवहार में भी अपनाते हैं। दूसरा संकेतक है चुनाव परिणामों की शांतिपूर्ण स्वीकृति, क्योंकि भारत में आमतौर पर हारने वाले दल भी जनता के निर्णय को स्वीकार कर लेते हैं और सत्ता का हस्तांतरण बिना हिंसा या संघर्ष के हो जाता है, जो किसी भी परिपक्व लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है। तीसरा संकेतक है सरकारों का बदलना, क्योंकि भारत में कई बार ऐसा हुआ है कि सत्तारूढ़ दल चुनाव हार गया और विपक्ष सत्ता में आ गया, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ वास्तविक पॉलिटिकल कंपटीशन मौजूद है और चुनाव केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि जनता की वास्तविक पसंद को दर्शाते हैं। यदि चुनाव सच में निष्पक्ष न हो तो सत्ता हमेशा एक ही दल के पास रहती, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है और यही लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है स्वतंत्र चुनाव आयोग, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव निष्पक्ष रहें तथा किसी भी प्रकार की धांधली या दबाव का प्रभाव परिणामों पर न पड़े। ये संस्थागत व्यवस्था यानी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भारत की चुनाव प्रणाली को मजबूत बनाती है और जनता के विश्वास को कायम रखती है। इसके अतिरिक्त मीडिया, न्यायपालिका और नागरिक समाज भी चुनावों की निगरानी में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि भारत के चुनाव पूरी तरह आदर्श तो नहीं है, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हर व्यवस्था में होती है, लेकिन फिर भी उपलब्ध प्रमाण ये दिखाते हैं कि वे काफी हद तक लोकतांत्रिक, प्रतिस्पर्धात्मक और विश्वसनीय है, और यही कारण है कि दुनिया भर में भारत की चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक परंपरा की एक मजबूत मिसाल के रूप में देखा जाता है। अब तक हमने समझा कि भारत की चुनाव प्रणाली मजबूत और लोकतांत्रिक है, लेकिन किसी भी व्यवस्था की तरह इसमें भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जिन्हें समझना और सुधारना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत केवल चुनाव कराने में नहीं बल्कि उन्हें पूरी तरह फ्री और फेयर बनाने में होती है। सबसे पहली चुनौती है मनी पावर यानी धनबल का प्रभाव, क्योंकि कई बार उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए अत्यधिक पैसा खर्च करते हैं और इससे समान अवसर की भावना कमजोर पड़ जाती है। जब चुनाव बहुत महंगे हो जाते हैं तो साधारण और ईमानदार व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना कठिन हो जाता है और राजनीति अमीर लोगों तक सीमित होने लगती है। दूसरी बड़ी चुनौती है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग चुनाव लड़ते हैं और कभी कभी जीत भी जाते हैं, जिससे शासन की गुणवत्ता और जनता का विश्वास प्रभावित होता है। तीसरी चुनौती है मसल पावर का प्रभाव, जिसमें दबाव, डर या धमकी के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। हालांकि चुनाव आयोग ऐसे मामलों को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर यह समस्या दिखाई देती है। चौथी चुनौती है सीमित विकल्प, यानी कई क्षेत्रों में मतदाताओं के पास केवल बड़े दलों में से चुनने का विकल्प होता है, जिससे वास्तविक पॉलिटिकल चॉइस कम हो जाती है। पांचवी चुनौती है डायनास्टिक पॉलिटिक्स, जिसमें राजनीतिक पद परिवारों के भीतर ही घूमते रहते हैं और नए प्रतिभाशाली लोगों के लिए अवसर कम हो जाते हैं। छठी चुनौती है कुछ मामलों में मीडिया बायस, जहां मीडिया निष्पक्ष जानकारी देने के बजाय किसी दल या नेता का पक्ष ले सकता है, जिससे मतदाताओं की राय प्रभावित हो सकती है। ये सभी चुनौतियां ये दिखाती हैं कि केवल चुनाव होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका निष्पक्ष और पारदर्शी होना भी जरूरी है। इन समस्याओं का समाधान इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे खर्च की सख्त निगरानी, अपराधियों पर रोक और पारदर्शिता बढ़ाना। साथ ही नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जागरूक मतदाता ही गलत प्रथाओं को अस्वीकार कर सकते हैं। जब जनता सजग रहती है तो नेता भी जिम्मेदार बनते हैं। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार, संस्थाओं और नागरिकों तीनों का सहयोग आवश्यक है। इस प्रकार हम समझते हैं कि चुनौतियां मौजूद होने के बावजूद सुधार और जागरूकता के माध्यम से चुनावों को और अधिक निष्पक्ष बनाया जा सकता है। बच्चों, अंत में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वास्तव में लोकतंत्र का हृदय है, क्योंकि यही प्रक्रिया जनता को अपने नेताओं को चुनने, नीतियों को प्रभावित करने और सरकार को जवाबदेह बनाने की शक्ति देती है।
चुनाव नागरिकों को केवल मतदाता नहीं बल्कि शासन का भागीदार बनाते हैं और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। भारत में चुनाव नियमित रूप से आयोजित होते हैं और एक स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन की निगरानी में संपन्न होते हैं, जो पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने का प्रयास करता है ताकि परिणाम जनता की वास्तविक इच्छा को दर्शाएं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज ये सुनिश्चित करता है कि हर वयस्क नागरिक को समान मतदान अधिकार मिले, जबकि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी समाज के कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर सामाजिक न्याय को मजबूत बनाती है। पारदर्शी नॉमिनेशन प्रोसीजर्स मतदाताओं को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने का अवसर देते हैं और नियंत्रित कैंपेन रूल्स चुनाव प्रचार को संतुलित रखते हैं ताकि कोई भी उम्मीदवार अनुचित लाभ न उठा सके। इन सभी व्यवस्थाओं से स्पष्ट होता है कि भारतीय चुनाव प्रणाली लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। यद्यपि कुछ चुनौतियां जैसे धनबल, आपराधिक प्रभाव और वंशवाद मौजूद है, फिर भी समग्र रूप से भारत की चुनाव व्यवस्था मजबूत और विश्वसनीय बनी हुई है। बार बार सरकारों का बदलना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ वास्तविक प्रतिस्पर्धा मौजूद है और जनता के पास सरकार को बदलने की शक्ति है। उच्च मतदान प्रतिशत ये दर्शाता है कि लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास कायम है और वे अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए उत्साहित रहते हैं। चुनाव परिणामों की शांतिपूर्ण स्वीकृति यह सिद्ध करती है कि जनता और राजनीतिक दल दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। यही विश्वास लोकतंत्र को स्थिरता और वैधता प्रदान करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत के चुनाव न केवल लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें पूरी करते हैं बल्कि सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक सशक्तिकरण का शक्तिशाली माध्यम भी है। जब नागरिक जागरूक होकर मतदान करते हैं और सुधारों की मांग करते हैं तो लोकतंत्र और मजबूत होता है। इस प्रकार चुनाव केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की निरंतर चलने वाली यात्रा है और जब तक नागरिक सजग, जिम्मेदार और सक्रिय रहेंगे तब तक भारत का लोकतंत्र फलता फूलता रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।